हेलो एवरीवन, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस वीडियो में क्या करेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज करंट, rate of flow of electric charge I is equal to Q by T. Drift velocity, it is defined as the average velocity with which free electrons in a conductor get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field applied. Vd is equal to minus of E tau by m. Relation between current and drift velocity, I is equal to ANE Vd. Electric field, electric field is electric potential by length. Ohm's law. It says under similar physical conditions, amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं V is proportional to I. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट होता है R। तो मेरा ओम्स लॉ बनता है V इक्वल टू आई आर, जहां पे R है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। डोंट वरी, रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब आता है V और I का ग्राफ। तो अगर मैं VI ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ओम्स लॉ के हिसाब से वो आएगा एक स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं, स्लोप आपका होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो उस स्लोप से मुझे मिलेगा रेजिस्टेंस। सो स्लोप मुझे देगा रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। अच्छा, इस VI की जगह अगर मुझे IV ग्राफ दिया हो तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन इस ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस नहीं देगा, वो देगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस एंड दैट विल बी इक्वल टू I अपॉन V। ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट का, क्योंकि ये आगे कई क्वेश्चंस में यूज होगा। अब हम करेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, जो कि दिल्ली 2017 में पूछा हुआ है। चलिए कैसे करें? वी नो I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। इसमें हमने VD की वैल्यू रखी ई टाउ बाय एम। अच्छा, फिर हमने लिखा ए एन ई स्क्वायर, ई की जगह पे लिख दिया मैंने V बाय एल, तो ये मेरा बन गया I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर वी टाउ अपॉन एम एल। फिर हमने रीअरेंज करके लिखा तो ये बना V अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल ओवर ए एन ई स्क्वायर टाउ। अब m भी कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर वायर के लिए L भी कांस्टेंट होगी, A भी कांस्टेंट होगा, N तो होता ही कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट होगा और टाउ भी कांस्टेंट होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं V अपॉन आई इज इक्वल्स टू R विच इज अ कांस्टेंट वेयर R इज ml ओवर ए एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये मेरा बना V इक्वल टू आई आर। अच्छा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, आगे से आपसे कोई भी पूछे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बताना है ml ओवर ए एन ई स्क्वायर टाउ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहली चीज, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉन लीनियर, क्योंकि हमने तो ओम्स लॉ के हिसाब से कहा था कि वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, बट वो नॉन लीनियर होता है बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये ओम्स लॉ की लिमिटेशन बनी। दूसरी, रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। देखो, जब V का साइन पॉजिटिव है तो ग्राफ अलग आ रहा है, V का साइन नेगेटिव है तो ग्राफ अलग आ रहा है। सो द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। इसके बारे में भी ज्यादा परेशान ना हो, ये हम सेमीकंडक्टर्स में इस ग्राफ को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये वैसे जंक्शन डायोड का ग्राफ था। चलिए तीसरा, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, मोर वैल्यूज ऑफ V फॉर द सेम वैल्यू ऑफ I। यानी कि यहां देखो, ये करंट एक ही है लेकिन वोल्टेज तो अलग अलग है, ठीक है? यानी कि V और I जो है उनका रिलेशन यूनिक नहीं है। अब यहाँ आ जाओ इस पॉइंट पे, ये देखो इन दोनों जगह पे आपका क्या है कि करंट सेम है बट वोल्टेज अलग अलग है। अब ये ग्राफ है किसका वैसे? ये है आपका गैलियम आर्सेनाइड यानी कि एक एलईडी का, और ये ग्राफ दिल्ली 2014 में पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये आपके लिए।
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या नॉर्मल भाषा में जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, ये क्या होती है, ये उसका साइन है। हम नॉर्मली सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस ऐसे बनाते हैं। So it is the ratio of potential difference across the ends of a conductor to the current flowing through it. फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। हालांकि मैंने बताया था आपको क्या यूज करना है, ml ओवर ए एन स्क्वायर टाउ। ऐसा यूनिट इसकी होती है ओम, जिसका ये हो गया सिंबल ओमेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इसका निकालें तो होता है ml2 t माइनस 3 a माइनस 2। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस होती क्यों है? So it is the opposition offered by ions and atoms in a conductor. Factors affecting resistance, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना, R इज इक्वल टू एम एल ओवर ए एन ई स्क्वायर टाउ। इसके बेस पे हम कह सकते हैं पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो यहां से क्या पता चल रहा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि मोर इज द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। दूसरा ए, तो यहां से क्या पता चल रहा है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि मोर इज द एरिया लेस विल बी द रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। अब इसमें तो कहीं टेम्परेचर नहीं आ रहा, बट टाउ तो आ रहा है। देखे कैसे रिलेट किया। सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ एंड टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये कैसे, देखो टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम। अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी टकराएंगे। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ एंड टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T, तो लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि मोर इज द टेम्परेचर मोर विल बी द रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। चौथा आता है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि N, यहां पे है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। अब नंबर डेंसिटी इज मोर फॉर कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टर्स में आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो अगर नंबर डेंसिटी ज्यादा है, जो कि कंडक्टर्स का केस है, तो रेजिस्टेंस कम होगी, तभी तो उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। और इंसुलेटर्स में नंबर डेंसिटी कम होती है, तो उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो सबसे पहली चीज, कमर्शियली प्रोड्यूस रजिस्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है वायर बाउंड रजिस्टर्स या वायर वाउंड रजिस्टर्स, और दूसरे होते हैं कार्बन रजिस्टर्स। तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। ये आपका हो गया वायर बाउंड रजिस्टर। वैसे रियोस्टेट है, रियोस्टेट इज एन एग्जांपल ऑफ वायर बाउंड या वायर बाउंड रजिस्टर। ठीक है, ये आपका कार्बन रजिस्टर हो गया, ठीक है, जो नॉर्मली यूज किया जाता है। अब ये जो वायर बाउंड या वायर बाउंड है, मेड बाय वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन एलॉय एज देयर रेजिस्टिविटीज आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। और कार्बन रजिस्टर नाम से ही पता चला कार्बन से बने होते हैं, बिकॉज इट इज कॉम्पैक्ट एंड इनएक्सपेंसिव। दूसरा डिफरेंस, वायर बाउंड या वायर बाउंड रजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है कम होती है, 0.1 से 500 ओम्स तक, और कार्बन वालों की काफी हाई होती है। चलिए इनको छोटा कर दिया। कार्बन रजिस्टर्स आर स्मॉल इन साइज एंड हेंस देयर वैल्यूज आर गिवन यूजिंग अ कलर कोड। जैसे यहाँ भी आपको दो तीन कलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये कलर कोडिंग है। कैसे है अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा हो गया कलर कोडिंग, हमने 4 कोड वाला लिया हुआ है। तो इसमें जो पहली स्ट्रिप है ए, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बताती है, जो कि ओम्स में होगा। ये कैसे एग्जांपल देंगे, डोंट वरी। दूसरी स्ट्रिप सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर बताती है रेजिस्टेंस का इन ओम। तीसरी स्ट्रिप सी, ये मल्टीप्लायर बताती है। और चौथी जो है टॉलरेंस बताती है। ये सब कैसे यूज होता है आगे बताएंगे, डोंट वरी। कलर कोडिंग को ही कंटिन्यू करते हैं। अभी हम देख रहे थे कि उसमें 4 स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप ए बी सी डी, जिसमें पहली 2 हमें नंबर देती हैं, तीसरी मल्टीप्लायर और चौथी देती है टॉलरेंस। इस सब के लिए हमारे पास है ये टेबल, जिसमें हमारा कलर सीक्वेंस है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। नंबर्स हमारे हैं 0 से 9 तक।
मल्टीप्लायर में 10 टू द पावर ऑफ 0 से लेके 10 टू द पावर ऑफ 9 तक, फिर गोल्ड के लिए 10 टू द पावर ऑफ -1, सिल्वर के लिए 10 टू द पावर ऑफ -2। टॉलरेंस सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए है। गोल्ड के लिए +-5%, सिल्वर के लिए +-10% और नो कलर के लिए +-20%। अब ये याद कैसे किया जाए? तो इसे याद करने के लिए हमारे पास एक मेमोरी एक्रोनिम है जो कि है BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर। तो ये आपका एक्रोनिम हो गया। ध्यान रखना पहला कलर ब्लैक है और उसका नंबर 0 होता है। तो अब इस कलर कोडिंग को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला हमारा एग्जांपल ये आपके पास रहा फिगर जिसमें कलर्स आपको दिए हुए हैं। पहले तीनों रेड है और फिर सिल्वर है। हमें निकालनी इसकी रेजिस्टेंस। तो पहला रेड है, रेड का नंबर 2, तो ये आ गया 2। दूसरा भी रेड है तो फिर से 2 यानी कि 22। तीसरा फिर से रेड है, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2, सो ये बना 22 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 ओम। और फिर है सिल्वर यानी कि +-10%। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पहला है येलो, येलो यानी कि 4, तो रेजिस्टेंस में पहला हो गया 4। दूसरा है वॉयलेट यानी कि 7, तो ये हो गया 47। तीसरा है ब्राउन यानी कि 10 टू द पावर ऑफ 1, सो 47 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1 ओम। और फिर है गोल्ड यानी कि +-5%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि बोर्ड क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो पहला सवाल एनसीईआरटी का है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन अ रजिस्टर मेड ऑफ एलॉय मैग्नेनिन। तो वैल्यूज दी हुई है करंट और वोल्टेज की। हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, आपका करंट और वोल्टेज दी हुई है तो रेजिस्टेंस निकालते हैं यानी कि V/I। सब में निकाली, कंसिस्टेंट ए की वैल्यू आ रही है 19.7। इसका क्या मतलब निकला कि रेजिस्टेंस हो गई 19.7, यानी कि VI ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। यानी कि मैग्नेनिन क्या करता है, ओम्स लॉ को ओबे करता है। सो मैग्नेनिन क्या हो गया, एक ओमिक कंडक्टर है। यही कंक्लूजन हो गया। Next question, A part, is Ohm's law universally applicable for all conducting elements? If not, give example of elements which do not obey Ohm's law. तो भाई पहला आंसर ये है कि Ohm's law universally applicable नहीं होता है कंडक्टिंग व सारे कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए। और एग्जाम्पल है जंक्शन डायोड्स या सेमीकंडक्टर डायोड्स। B part, a low voltage supply from which one needs high current must have very low internal resistance. Why? सिंपल भाषा में सवाल को बताऊं तो इसका मतलब ये है कि एक लो वोल्टेज सप्लाई जिससे आप बहुत हाई करंट चाहते हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो होनी चाहिए। क्यों? तो आंसर आता है ओम्स लॉ का अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू V/R। अगर आपका V कम है तो R बहुत कम होना चाहिए ताकि आपका करंट ज्यादा आए। सिंपल। सी पार्ट, अ हाई टेंशन यानी कि HT सप्लाई ऑफ से 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव ए वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों? तो टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम एक्सीडिंग द सेफ्टी थ्रेशोल्ड, अ हाई टेंशन सप्लाई मस्ट हैव अ वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ऐसा नहीं होगा तो करंट ड्रॉ में एक्सीड द सेफ्टी लिमिट्स in case of a short circuit. Question number 3, the resistance of a metal wire increases with increasing temperature on account of, और आंसर इसका आता है decrease in relaxation time। क्यों? क्योंकि resistance is inversely proportional to relaxation time. Next question, Ohm's law is obeyed by extrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor, metal at low temperature या metal at high temperature। और आंसर है मेटल एट लो टेम्परेचर, क्योंकि मेटल एट हाई टेम्परेचर पे वो स्ट्रेट लाइन पाथ छोड़ देते हैं। याद करो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन resistance and temperature for Hg is shown in figure A. Explain the behavior of Hg near 4K. Okay. दूसरा, in which region of the graph shown in figure B is the resistance negative and why? सबसे पहले A पार्ट पे देख लेते हैं। At the temperature of 4K रेजिस्टेंस तो जीरो हो गई। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी में देखो ये बी से सी का जो पार्ट है इसमें आपका रेजिस्टेंस क्या है, नेगेटिव आएगी।
क्योंकि आपका रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, V अपॉन आई, या यहाँ पे I अपॉन V से भी निकालोगे 1 अपॉन R से, तो आपका ये देखो ये तो डिक्रीज में आ रहा है ना, तो उससे में नेगेटिव ही वैल्यू आएगी। करंट इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग वोल्टेज और द ग्राफ हैज अ नेगेटिव स्लोप इन दिस रीजन, यही जो मैंने बताया आपको। Next question, a carbon resistor is shown in the figure using color code, write the value of resistance। तो पहला है ग्रीन, दूसरा वायलेट, तीसरा रेड और चौथा नो कलर ही होगा। तो इसमें बनेगा 57 इंटू 10⁻² ओम, क्योंकि ग्रीन के लिए 5, वायलेट के लिए 7 और तीसरा रेड यानी कि मल्टीप्लायर, तो इंटू 10⁻² हो गया। इसमें चौथा कोई नहीं है, आप चाहें तो नो कलर का आइडिया लेके प्लस माइनस ऑफ 20% भी लिख सकते हैं, वरना ये भी चलेगा। Next question, graph showing the variation of current versus voltage for a material gallium arsenide is shown. Identify the reason of negative resistance. दूसरा, where Ohm's law is obeyed। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस होगा D2E, यह भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसमें भी था। ओम्स लॉ ओबे आपका हो रहा है A से B कह सकते हो या B से C कह सकते हो। Next question, VI graph of a metallic wire at two different temperature T1 and T2 is shown. Which of the two temperatures is higher and why? सिंपल भाषा में इसका दोनों का स्लोप निकालो, जिसका स्लोप ज़्यादा आएगा उसका ही क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। आंसर यहाँ पे निकल रहा है T1 इज ग्रेटर देन T2। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ T1 इज हायर देन दैट ऑफ T2 और रेजिस्टेंस एट T1 इज हायर देन दैट ऑफ T2। Next question, the reason of IV for a metallic wire at two different temperatures T1 and T2 is as shown in the figure. Which of the two temperatures is lower and why? अब यहाँ ध्यान दो, ये IV ग्राफ है। अगर मैं यहाँ स्लोप निकालूंगा तो स्लोप रेजिस्टेंस नहीं देगा, 1 by रेजिस्टेंस देगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, और अगर रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर कम। उस हिसाब से आंसर निकलेगा T1। क्यों? क्योंकि T1 का जो स्लोप यानी कि 1/R वो ज्यादा आएगा, स्लोप ज्यादा आएगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, plot a graph showing the variation of resistance of a conducting wire as a function of its radius, keeping the length of the wire and its temperature as constant। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू ml ओवर ANE² टाउ, ए एरिया था, उसकी जगह हमने πr² लिखा। इससे हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो ग्राफ बनेगा इनवर्स का। ये रहा हमारा ग्राफ। Next question, you are required to select a carbon resistor of resistance 47 kilo ohm plus minus of 10% from a large collection. What should be the sequence of color bands used to code it? तो इसके लिए हमारा है आंसर, जो कि रेजिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है 47 किलो ओम प्लस माइनस ऑफ 10%, यानी कि 47 इंटू 10⁻³ ओम प्लस माइनस ऑफ 10%। और सीक्वेंस मेरा बनेगा येलो 4 के लिए, वायलेट के लिए 7, 10⁻³ के लिए ऑरेंज और प्लस माइनस ऑफ 10% के लिए सिल्वर। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, NCERT सबका धन्यवाद जहां से जो डेटा या इमेज ली गई। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो which is on resistivity. Thank you so much.